नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार एक्सप्रेस में। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी और टेक्नीशियन जैसे तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी लेवल 2 का 16 जून 2022 को 12:45 से 2:15 तक का जो पेपर था, हम वो पेपर देखेंगे। ये शुरू करते हैं अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सवाल। ये जो होने वाला है हमारा प्रैक्टिस सेट 16 होने वाला है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, और जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सब तमाम प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 16 का क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 360 मीटर लंबी ट्रेन जो है एक इलेक्ट्रिक पोल को 12 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है। तो ये एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसमें ये ये ट्रेन है, मान लेते हैं। ये ट्रेन जो है इस इलेक्ट्रिक पोल को 12 सेकंड के अंदर जो है कवर करती है, क्रॉस करती है। तो एक्चुअल में इस ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन के अंदर जो है हम जो है इस ट्रेन की जो लेंथ है 160 मीटर, इसकी दूरी के कंपैरिजन में इसका जो चौड़ाई होती है पोल की, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं लेते। तो ये एक्चुअली में क्या करती है ट्रेन, ये 360 मीटर का डिस्टेंस यानी अपनी लंबाई ही तय करती है। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस अगर हमारे को 360 दिया है तो अगर स्पीड निकालनी है हमको तो इसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे 12। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3 से जाएगा 30। तो हमारी जो स्पीड आ जाएगी उस ट्रेन की वो आ जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड। अब वो कहता है कि 150 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में वो ट्रेन जो है कितना टाइम लेगी। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा टोटल वो हो जाएगा 360 मीटर। तो ट्रेन अपना डिस्टेंस तो ये तय करेगी, लेकिन अब ये जो ब्रिज आ जाएगा इस ब्रिज का डिस्टेंस भी वो तय करेगी, जो कि कितना हो गया 150 मीटर। तो अगर हम इसको निकालें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 510 मीटर जो है इसका डिस्टेंस हो जाएगा जो इस ट्रेन को कवर करना है। तो अब टाइम निकालने के लिए इस 510 को जो है हम कितना स्पीड से डिवाइड कर देंगे, जो कि है कितना 30। तो ये 0 से 0 गया और ये 17। तो यानी कि 17 सेकंड के अंदर जो है ये ट्रेन 150 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 17 सेकंड। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, तो हम इसको शुरू करते हैं। 17/2 अब ये डिवाइड करना है तो ये उल्टा हो जाता है हमारा 2/15, ये हो जाएगा हमारा 13/2। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 17/2, तो अब ये जो है ब्रैकेट के अंदर है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इससे डिवाइड होगा तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ये जो है डिवाइड करना है, इसको तो हम बाद में ही करेंगे। तो यहाँ से ये 2 से 2 चला गया। अब ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 × 13/2/15। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 से 2 चला गया, तो नीचे आ जाएगा क्या हमारा 17 × 2। अब नीचे वाला जो है 15 × 13 जो है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। तो ये 15 से 15 गया, ये 17 से हमारा 17 चला गया। तो ये कितना आ गया हमारा 169/4। तो अब इसको जो है अगर हमें लिखना है तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड का साइन जो है अगर होता है उसको हटाते तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30/169 आ जाएगा। तो ये 169 से ये चला गया, ये 2 बारी में यहाँ चला गया और ये 15 आ गया। तो 15/2 इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सही 1/2। तो जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा जो है सही आंसर है 7 सही 1/2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि 5 बेल जो है बजना शुरू करती है कितने 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पे। तो अगर वो तीनों के तीनों एक साथ जो है 9:58 और 45 सेकंड पे बजे, तो वो अगली बार दोनों जो है कितने टाइम पे साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो है हम इनका जो है एलसीएम निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि इसका एलसीएम जो है 180 सेकंड होगा। तो अब 180 सेकंड को अगर हम मिनट के अंदर निकालें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 मिनट। तो अब इसके अंदर अगर हम 3 मिनट जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10:01:45। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो तो आप उधर वीडियो को पॉज करें, दोबारा से क्वेश्चन पढ़े, सॉल्यूशन देखें और दोबारा से वीडियो को सुने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी जो है हमारा सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में जहां क्यूब और स्क्वायर की बात हो रही हो तो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। रुक जाने का मतलब ये नहीं कि हम एकदम पेपर में करना काम छोड़ दें। रुक जाने का मतलब हम थोड़ा ठहर के सोचते हैं कि आइडेंटिटी पे तो नहीं है। अब हमें दिखता है कि a क्यू माइनस बी क्यू, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब हमें साफ दिख रहा है ये कि ये इसी आइडेंटिटी पे सेट किया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि नीचे अगर a जो है 5.5 का स्क्वायर जो है 30.25, 4 का स्क्वायर जो है 16 और इन दोनों का मल्टीपल जो है 5.5 × 4 का मल्टीपल जो है 22। तो अगर ऊपर अगर हम इसको लिख देंगे क्या a माइनस क्यू के फॉर्मूले को कि 5.5 - 4 इनटू में जो है हमारा यही आ जाएगा 30.25 + 22 + 16। तो ये नीचे वाले जो है 30.25 + 22 + 16, तो ये जो है हमारा ये कट जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 1.5। तो यानी कि जो कि ऑप्शन हमें दिख रहा है साफ, 3rd आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक रेक्टेंगल है जिसमें एरिया कैलकुलेट करते समय जो है रेक्टेंगल की लेंथ और जो है उसकी ब्रेथ को 10% और 8% की बढ़ोतरी कर दी हो गई।
ये जो है एक एरर आ गया। तो हमें एरर बताना है कि एरिया में क्या एरर आ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 10% का मतलब कितना होता है 1/10 और 8% का मतलब होता है हमारा 2/25। तो ये कैसे आया, जब हम इसमें परसेंट का साइन हटा देंगे तो ये नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर नीचे 1 0 कट गया। यहाँ पे भी अगर हम परसेंट का साइन हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 4 बारी में ऊपर 2 से नीचे 25 से चला गया। तो ये जो लेंथ हो गई, अब लेंथ जो है अगर मान लेते हैं पहले 10 थी तो 11 हो गई क्योंकि 1 की बढ़ोतरी हो गई जो कि एरर था। अगर ब्रेथ जो है पहले 25 थी, अब 2 की बढ़ोतरी हो गई तो 27 हो गया। तो जो एरिया आएगा, अब ये जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया यहाँ पे तो आ जाएगा इनका मल्टीपल 250 और इसको जब हम करेंगे तो ये 77 आ जाएगा और ये 22 और ये 7 9, तो यानी कि 297 हो गया। तो ये जो एरर आया, ये कितना एरर आ गया, ये 47 का एरर आ गया। अब ये 47 का एरर आया है 250 पे और हमें कैलकुलेट करना है परसेंट एरर का, तो 100 से इंटू कर देंगे तो 0 से 0 गया, ये 5 से 5 बारी में, ये 2 बारी में चला गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 94 और ये आ जाएगा हमारा नीचे 5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 हमारा और इधर आ जाएगा 18.8%। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा परसेंटेज एरर जो हो जाएगा एरिया के अंदर वो हो जाएगा 18.8, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम चाहें तो हम इसको एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जिस फॉर्मूले को हम कैसे करते हैं कि a + b + a × b अपॉन 100। अब यहाँ पे जो प्लस है वो प्लस माइनस दोनों साइन के हिसाब से हम कर सकते हैं। अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। तो यहाँ पे जो है हम 10 दोनों बढ़ रहा है तो प्लस का साइन आएगा, 10 + 8 + 10 × 8 अपॉन 100। तो ये आ गया हमारा 18 और ये आ जाएगा हमारा 80 अपॉन 100। तो ये दो डिजिट से पहले जो है यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 18 0.80। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 18.8% इसका चेंज आ जाएगा एरिया के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम चाहे तो इन दोनों तरीके से करेंगे। अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम जो है उसको इस मेथड से करेंगे, यही मेथड हम यूज करेंगे ताकि हमारा कम से कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो को दोबारा रोकिए, दोबारा से देखिए और देखिए कि आपको समझ में जरूर आएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 96 पेंसिलों को जो है 12 पैकेट के अंदर बांट दिया, यानी भर दिया जाता है और सभी पैकेट के अंदर जो है समान नंबर की पेंसिल को रखा जाता है। यदि कोई आदमी 304 पेंसिल खरीदता है तो वो कितने पैकेट उसमें खरीदेगा। तो अगर जो है 12 पैकेट को 96 के अंदर 96 पेंसिलों को 12 पैकेट के अंदर जो है भरा जा रहा है, तो यानी कि हर पैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 8 गुना। यानी कि अगर 12 पैकेट, हर पैकेट में 8 पेंसिल को भरा जाए तो 96 पेंसिल आराम से भरी जाएगी। अब 304 पेंसिल को खरीदना है, हमें पैकेट निकालना है। एक पैकेट में 8 पेंसिल है तो 304 पेंसिल कितने पैकेट में आ जाएगी, तो ये हमें साफ दिख रहा है 3 से 24 बारी में चला जाएगा और 8 से 64। तो यानी 38 पैकेट जो है उस आदमी को खरीदना पड़ेगा 304 पेंसिल खरीदने के लिए। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें 48,750 रुपए पे, जो कि 16% प्रति वर्ष लग रहा है। लेकिन हमें जो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट वो सिर्फ और सिर्फ 73 दिनों के लिए ही करना है, जो कि नॉन लीप ईयर होगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि ये जो 12 मंथ के लिए, 12 मंथ में कितने महीने, कितने दिन हो गए हमारे 365 डेज। तो ये 365 दिन के लिए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 16% दिया हुआ है। तो अगर हम 73 डेज के लिए अगर निकालें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 73, ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका। तो चलिए अब हम इनका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। परसेंटेज तो आ गया हमारा, प्रिंसिपल तो है 48,750, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया 16 इंटू 73 अपॉन जो है ये हमारा 365 और ये जो हमारा टाइम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और जो हमारे को इंटरेस्ट निकालना है वो हमें इतने दिनों के लिए निकालना है, तो ये नीचे आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेट कट पिट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा, ये 0 से 0 चला गया यहाँ से। तो यहाँ अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो प्रिंसिपल हमारे को तो दे रखा है 48,750 और जो प्रिंसिपल और टाइम का प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ गया हमारा कितना 16 इंटू 73 डेज के लिए निकालना है। अब ये अपॉन 365 और परसेंटेज का साइन जब यहाँ से हम हटाएंगे तो यहाँ हमारा 100 जो आ जाएगा। तो अगर हम अब इसको जो है निकाले कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, 73 को अगर हम 5 टाइम्स इंटू करेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। और अगर हम ये 5 से यहाँ से इसको कट करें तो 9 से 45 हो जाएगा और ये 735, 5 का 25 और 0। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1,56,000 जो है हमारा आ जाएगा। अब नीचे 100 है, ये 2 0 से ये 2 0 चला गया। तो आंसर जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा 1560 रुपए जो होगा इसका साधारण ब्याज होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा जाता है कि क्लास इंटरवल दे रखे हैं हमको। इसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि अपर लिमिट का क्लास 70 से 69 के बीच में जो है अपर लिमिट का क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये क्लास इंटरवल में टेक्निकल टर्म अपर और लोअर लिमिट होती क्या है। तो ये जो पहला नंबर होता है ग्रुप का, इसी को इसको कहते हैं हम लोअर लिमिट, और जो ये आखिरी नंबर होता है तो इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं हम इसको, अपर लिमिट। अब ये पूछता है कि 79 चेंज होके जो है क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर हम करेक्शन फैक्टर निकालते हैं कि हमें करेक्ट हमें करना है तो वो नंबर क्या होगा। तो ये जो गैप होता है दो ग्रुप डेटा केस में, हम इस गैप को जो है 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ ये गैप 1 का है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा करेक्शन फैक्टर कितना आ जाएगा, हमारा करेक्शन फैक्टर आ जाएगा 0.5। तो
अब इस 0.5 को जो है लोअर लिमिट में से तो हम माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में जो है हम प्लस कर देते हैं। 70 में से अगर हम 0.5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 69.5 आ जाएगा, और 79 में अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 79.5 आ जाएगा। तो जो अपर लिमिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 79.5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 79.5। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हमें एक बेलन का आयतन निकालना है जिसका जो है आधार का क्षेत्रफल तो 1386 सेंटीमीटर दे रखा है और जो उसकी ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम जानते हैं जब भी हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं उसके अंदर अगर हम वॉल्यूम का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वॉल्यूम का कंसेप्ट जो होता है वो क्या होता है, आयतन का कंसेप्ट, जिसके अंदर हमें जो है आधार का क्षेत्रफल यानी कि बेस एरिया, इसको हमें गुणा करना होता है हमेशा ऊंचाई यानी हाइट से, तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम दे रहा है, इसके अंदर कोई फॉर्मूला हमें नहीं लगाना, सीधा सीधा बेस एरिया जो है 1386 दिया हुआ है, इसको ऊंचाई के साथ हम गुणा कर देंगे तो हमारा ये जो आंसर आ जाएगा। अब सीधा सीधा एक जीरो आएगा लास्ट में और ये 6 18 8 जीरो यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से हम इसको कर लेंगे, हम जो है क्वेश्चन को आगे सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि शीतल किसी आइटम को 207 रुपए पे बेच देती है किसी वस्तु को, तो उसको 28% की हानि हो जाती है। तो हमें उसको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना है। तो जो कॉस्ट प्राइस है उसका 72%, उसका जो है 72% पे जो है बेचा होगा, तभी तो उसको 28% का जो हानि हुआ। तो ये कितने पे बेचा, उसका कॉस्ट प्राइस का क्रय मूल्य का 72% जो कि 207 रुपए दे रखा है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 207/72%। अब परसेंट का साइन हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा यहाँ से। तो अगर हम इसको जो है डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 2 बारी में चला गया, बचा हमारा कितना, तो ये हमारा 8 और 7, तो यानी कि 2.87। तो ये हमारा 287 अगर देखा जाए तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड में कुछ आ रहा है इस तरीके से। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड 287। हम आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें एग्जाम में अपना टाइम बचाना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसके अंदर एक ठेकेदार किसी काम को कंप्लीट करने का ठेका लेता है 250 दिन के अंदर। पहले तो वो क्या करता है, वो 300 एम्प्लॉइज को जो है वर्कर को काम करवाता है 50 दिन के अंदर, जिसमें आधा काम जो है वो वर्कर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो संख्या जो है वर्करों की घटा के 100 कर देता है, जो कि 120 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद 20 दिन की छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो अब जो है उस कितने वर्कर को वो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार जो है काम पे लगाए जिससे कि छुट्टी खत्म होने के बाद वो काम जो है कंप्लीट हो जाए 250 दिन के अंदर अंदर। तो मान लेते हैं जो एक वर्कर है उसकी एफिशिएंसी क्या है, एक दिन की हम 1 यूनिट मान लेते हैं। सारे वर्करों की एफिशिएंसी क्या है, एक दिन की 1 यूनिट। तो 250 पहले जो उसने काम कराया है वो कितना काम कराया है, 300 वर्कर से 1 यूनिट का काम, और कितने दिन तक, 50 दिन तक। तो ये जो काम कराया उसने उतना काम, आधा काम, तो बचा हुआ आधा काम जो है उसने क्या कराया, रिड्यूस्ड वर्कर यानी कि 100 वर्कर को काम कराया उसने 120 दिन तक, और इनकी 1 एफिशिएंसी है। तो ये जो काम आधा जो ये काम कराया उसने, ये बचा हुआ बाकी आधा काम जो है इधर करेंगे ये वर्कर्स। तो अब ये क्या हुआ कि 100 वर्कर ने 120 दिन तक काम तो किया, लेकिन 20 दिन की अब उनको जो है छुट्टी पड़ गई। तो मान लेते हैं कि एक्स वर्कर उसने एम्प्लॉय किए, तो पहले उसने कितने दिन के लिए काम कराया, 50 दिन के लिए। अब फिर दोबारा उसने काम कराया कितना, 120 दिन यानी 170 दिन, और 20 दिन की छुट्टी पड़ गई। तो कितना हो गया हमारा 190 दिन। तो अगर हम 250 में से 190 दिन घटा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 60 दिन। तो यानी कि आधा काम तो इस साइड में लोगों ने कवर किया, 300 वर्कर ने 50 दिन तक, बचा हुआ आधा काम जो है इस तरीके से यहाँ कंप्लीट होगा। तो जो है हम यहाँ पे वर्क तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सबकी एफिशिएंसी बराबर है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये 15,000 हो जाएगा, और ये जो है कितना 12,000 यहाँ से इस साइड आ जाएगा इक्वेशन के लेफ्ट साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा। ये 60x इधर से आ गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3,000। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये x की वैल्यू हो जाएगी 50। तो यानी कि 50 वर्कर जो है उसको और चाहिए होंगे छुट्टियों के बाद इस क्वेश्चन इस काम को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए टाइम पे। तो जो इसका आंसर होगा सही वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 50 इसका सही आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्यूशन को दोबारा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में भी आपको इस तरीके का देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्क्वायर की सारी साइड जो है 50% से इंक्रीज कर गई। तो 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। अगर 2 कोई साइड है तो 1 इंक्रीज करके 3। तो जो स्क्वायर के एरिया में चेंज निकालना है उसका परसेंट, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 9। तो यानी कि ये 5 का इंक्रीमेंट, 5 का इंक्रीमेंट 4 पे 100 से इंटू कर देते हैं, तो ये 4 से 25 बारी में चला गया। 125% का जो है इंक्रीमेंट आ जाएगा स्क्वायर के एरिया में। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि a प्लस बी किसी काम को 30 दिन के अंदर करते हैं, वहीं वो a प्लस बी जो है c की मदद से उस काम को 24 दिन के अंदर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं टोटल वर्क कुछ होगा जो ये कर रहे हैं। तो ये जो टोटल वर्क होता है ये एलसीएम ही हो जाता है। एलसीएम जो हो जाएगा इनका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये 30 दिन के अंदर, 30 दिन में 120 यूनिट काम करते हैं, तो रोज वो कितने यूनिट काम करते हैं, 4। तो यहाँ इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी जो है हर रोज 5 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी की एफिशिएंसी तो 4 दे दी है, तो c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 में से 4 गया 1। तो 120 यूनिट का काम जो है एक दिन में एक काम करता है, तो c का जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 120 डेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 120 दिन में जो है c वो काम कंप्लीट करेगा अकेले। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा जो है एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तो कॉसेक जो होता है वो क्या हो जाता है, साइन का हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। और टेन जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दे रखा है हमारा 2/√3, साइन थीटा से साइन थीटा चला गया और कॉस थीटा जो है हमारा कितना आ गया, √3/2। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है x + 1/x की वैल्यू 4 दे रखी है और इस एक्सप्रेशन का जो है हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो दोनों ऊपर नीचे को हम x से जो है डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारा 4x + 4/x आ जाएगा। यहाँ पे जो है हम 9x + 10 + 9/x आ जाएगा। अब ऊपर अगर 4 हम कॉमन निकालेंगे तो x + 1/x आ जाएगा। यहाँ इन दोनों को साथ ले जाके 9 कॉमन निकाल लेंगे तो x + 1/x आ जाएगा प्लस 10। अब ये जो x + 1/x की वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी 4 दे रखी है, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 4/4, नीचे आ जाएगा 9 × 4 + 10, तो ये 16 आ जाएगा हमारा। और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 46 आ जाएगा। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 टाइम चला जाएगा, ये 2 23 टाइम चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 8/23 आ जाएगा, जो कि हमें साफ दिख रहा है ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है और ये सेम टाइप का क्वेश्चन जो है अभी मैंने कराया था। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आप करके इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसका पहले कुछ स्टूडेंट का आंसर सही होगा उसको जो है मैं हॉटलाइन दे दूंगा, ताकि बाकी आगे के कमेंट्स करने वाले बच्चों को जो है पता चल जाए इसका सही आंसर क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है, जहां जो है k% जो है हमें 280 का वो बराबर दे रखा है 50% 350 के। तो 350 का 50% तो हम जानते हैं 175 होता है। अब यहाँ k% निकालना है 280 का, तो अगर हम इसको 7 से दोनों साइड अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना चला जाएगा, 7 से 40 बारी में चला जाएगा। ये 2 34 हो जाता है, 14 हो जाता है और ये 5 35, तो ये 5 से 8 बारी में चला गया और ये 5 से 5 बारी में चला गया। तो अब यहाँ पे k की वैल्यू निकालेंगे, नीचे परसेंटेज का साइन आ जाएगा। अगर परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500/8 k की वैल्यू। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 45, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 8 से 48 हो जाएगा हमारा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, ये 62.5। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर है 62.5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें मोड निकालना है और इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर अभी तो यहाँ पे डेटा जो है छोटा दे रखा है, ज्यादा लंबा डेटा नहीं दे रखा, लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम बाय ऑप्शन ही जाएंगे। अब बाय ऑप्शन में देख लेते हैं 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 1 2 3 4, 15 4 बार रिपीट हो रहा है। 29 जो है हमारा एक बार, तो 29 को हम छोड़ देंगे। 26 जो है हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, ये भी छोड़ देंगे। 19 जो है हमारा 1 2 और 3, यानी 3 बारी। तो मोड जो होता है हमारा, मोड जो हमेशा होता है वो मोस्ट रिपीटेटिव है ना, रिपीट नंबर होता है हमारा मोड। तो जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर आ जाएगा 15। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का जो है हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी जो आधार की त्रिज्या है वो 70 सेंटीमीटर दे रखी है और लंबवत जो उसकी ऊंचाई है परपेंडिकुलर वो हमें 240 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले एक जो है शंकु बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक कोण है, तो ये कोण हो गया हमारा, ये इसके आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस हो गई और इसकी ये जो है ऊंचाई हो गई जो कि लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर है। तो ये हाइट, तो ये हाइट तो जो है इनकी कितनी दे रखी है, ये हाइट दे रखी है 240 सेंटीमीटर और जो रेडियस दे रखी है वो 70 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस का एरिया πr² प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया πrl। अब ये जो l क्या होता है, l जो होती है वो इसकी ये स्लांट हाइट होती है l। अच्छा, अब ये l कैसे निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे दे दिया एक ट्राइंगल, इसके अंदर हम पाइथागोरस लगाएंगे, लेकिन कंपटीशन के अंदर जो है हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा समय चला जाएगा। अब हमें साफ दिख रहा है कि ये कितने का, ये हमारा 7 24 25 का जो है ट्रियो बन रहा है ये हमारा। तो अगर ये 10 गुना है सबके सब, तो अगर ये 240 है, ये 70 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 250 सेंटीमीटर जो है इसकी स्लांट लेंथ आ जाएगी। तो अब जो है हम यहाँ पे पाई को जो है दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे और आर को भी कॉमन ले लेंगे। तो पाई जो है हमारा 22/7 और आर जो है हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 70। तो यहाँ पे आर हमारा 70 हो गया, पाई आर हमने कॉमन ले लिया और जो हमारा एल जो स्लांट हाइट आया वो 250 आया, तो ये यहाँ से 10 बारी में चला जाएगा। तो ये 220 गुना अगर हम इसकी निकालें तो ये हमारा 320 हो जाएगा। अब जब जो है इसके अंदर हम वो देखें कि हमें ये मीटर स्क्वायर में निकालना है, किसमें निकालना है, मीटर स्क्वायर में। तो अब जो एरिया होता है तो यहाँ हम जो है 2 बार 100 से जो है डिवाइड कर देंगे। यहाँ जितनी भी वैल्यू थी वो सारी सेंटीमीटर में दे रखी थी, लेकिन जो हमें एरिया निकालना है वो मीटर स्क्वायर में निकालना है, इसलिए हमने 2 बारी 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब जो है यहाँ पे देखिए 2 2 4, यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, लेकिन 2 डिजिट के बाद जो है डेसिमल लग रहा है। तो ऐसा ऑप्शन जो है एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा 7.04। हम सॉल्व इसको आगे नहीं करेंगे, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 हो जाएगा
आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लेंथ दे रखी है डायगोनल की, लेंथ दे रखा है स्क्वायर के डायगोनल की 18 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर पूछ रहा है स्क्वायर का। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। तो इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 18। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें फिगर नहीं बनानी होती, हम सीधा जानते हैं जो डायगोनल होता है स्क्वायर का उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है √2 टाइम्स ए। तो यहाँ ए क्या होगा, ये साइड हो गई स्क्वायर की। तो डायगोनल 18 दे रखा है और हमको √2 टाइम्स ए, तो ए हमारी साइड, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 18/√2 और ऊपर नीचे √2 से इंटू करके इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ये √2 से √2 कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 से ये 9 बारी में जाएगा। तो जो साइड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 9√2। अब हम इसको जो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर कितना होता है 4 टाइम्स ए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स 9√2, तो ये हमारा 36√2 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड जो है हमारा सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ तो हमने समझाने के लिए करा एग्जाम में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हमें बिल्कुल पेन फ्री मेथड यूज करना है और हमें जो फटाफट जो है माइंड के अंदर कैलकुलेशन करके इसको टिक करके सही आंसर को टिक करके जो है हमें अपना टाइम बचाते हुए अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेपीजियम दे दिया है जिसको हम समलम कहते हैं, इसका एरिया तो हमें जो दे रखा है वो दे दिया है 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कहता है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 28 सेंटीमीटर है और कोई एक साइड जो है वो दे दी है क्या इन पैरेलल साइड्स के में 72 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस दे दिया। मान तो हमें ये दूसरी साइड निकालनी है क्या होगी। तो जो एरिया होता है ट्रेपीजियम का वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, या फिर हम जिसको हाइट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एरिया तो दे दिया 1792, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में एक का पता है हमें, दूसरा ज्ञात करना है जो कि x मान लेते हैं, और जो इनका डिस्टेंस दे दिया इनके दो साइड्स के बीच का वो दे दिया है 28 सेंटीमीटर। तो ये 2 से तो ये 14 बारी में चला जाएगा और ये यहाँ से 128 बारी में चला जाएगा। तो यहाँ जो x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 128 में से 72 गया, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 56 सेंटीमीटर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर जो है इसकी अगली साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा करेक्शन करना चाहें तो यहाँ क्या करेक्शन कर सकते हैं कि 72 सेंटीमीटर तो ये साइड हो गई और ये जो साइड आएगी ये साइड हमारी आ जाएगी 56 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा जो है 15 से डिविजिबल नहीं है। तो 15 से डिविजिबल होने के लिए वो 3 से और 5 से डिविजिबल होना जरूरी है। तो इस सारे के सारे जो ऑप्शन है 5 से डिविजिबल तो है। अब देखते हैं कि ये 3 से डिविजिबल कौन सा है जो नहीं है, हमें नॉट फाइंड करना है। तो यानी कि अब देखते हैं, तो ये 3 तो चला गया, 4 2 6 चला गया, 7 5 12 चला गया, 3 से डिविजिबल है ये, यानी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम ये देखें 3 चला गया, ये 2 और 1 3 भी चला गया, और 5 4 9 ये भी गया और 6 भी 3 से डिविजिबल है। तो यानी कि पूरा 3 से डिविजिबल है, ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। 3 से ये चला गया, 8 4 12 भी 3 से जाता है हमारा, 7 5 12 ये भी 3 से जाता है लेकिन बच गया 5, तो ये 3 से नहीं जाता। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले ऑप्शन पे हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि कोई एक ही जो है हमारा सही होगा, टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अक्षिता जो है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। फिर उसके बाद 360 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। फिर वो अनदर जो है अगला जो है 420 किलोमीटर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। यदि उसकी औसतन स्पीड जो है k किलोमीटर प्रति घंटा रही है तो वो पूछती है कि उस k किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 216 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो है कंसेप्ट लगा लेते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे अगर देखें टोटल डिस्टेंस कितना है, तो पहले वो 300 चली, उसके बाद वो 360 किलोमीटर चली और उसके बाद 420 किलोमीटर चली। अब ये टाइम निकालने के लिए हम इस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो पहले तो वो 300 चली 50 किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, फिर 360 चली 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, फिर 420 किलोमीटर चली वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 3 7 3 10 और ये कितना आ जाएगा हमारा 6 2 8 1080। अब ये यहाँ से गया तो ये 6 बारी में चला गया, ये 0 यहाँ से गया और ये हमारा कितनी बारी में चला गया, 12 बारी में चला गया और ये चला गया हमारा 7 बारी में। तो 12 और 6 18, 18 2 20 5 25। तो अगर इसको हम 25 से जो है डिवाइड कर लेंगे तो 25 से ये 4 बारी में चला गया, कितना 100 बचा 80। तो ये हमारा कितना हो गया, अगर हम चाहे तो इसको हम पूरा कट कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 5 से कर लेते हैं, 5 5 25, 5 2 10, 5 1 5 और ये 6, तो 216/5। तो अब ये क्या पूछते हैं कि ये पूछती है कितने टाइम के अंदर 216 जो है वो के, तो यानी कि ये के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 216/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 216 किलोमीटर प्रति घंटा के किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 216 किलोमीटर कितने टाइम में चलेगा। तो 216 अपॉन के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 216 और नीचे जो 5 था वो ऊपर आके 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ से चला गया। तो 5 घंटे के अंदर जो है ये डिस्टेंस 216 किलोमीटर जो है वो कवर करेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें चेक करना है कि किसके पास रियल रूट नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकलते कैसे हैं। रूट्स निकलते हैं -b + -b² - 4ac/2a।
ये तो होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का फॉर्मूला, जो कि दो रूट यहाँ से हम निकल जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम कहते हैं क्या, डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट, जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो जिस जगह ये डी जो है 0 से छोटा हुआ, वहां पे रियल रूट नहीं होंगे। तो हमें जो है वो इक्वेशन इन सारे ऑप्शन में चेक करते हैं जहां डी जो है 0 से छोटा है। पहले ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें तो जो डी आएगा वो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 माइनस, और ये कितना है 4 इंटू ये -4, और ए तो 1 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4 4 16, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो डी जो है बड़ा हो जाएगा 0 से, तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। अब सिर्फ यहाँ देखते हैं बी स्क्वायर, तो हमारा ये 16 हो गया -4ac, तो यानी कि 4 इंटू 4 16, तो यहाँ डी तो 0 आ गया हमारा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब यहाँ देखते हैं बी जो है ये हमारा, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर 16 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, तो डी यहाँ भी 0 से बड़ा हो गया, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ देखते हैं हमारा ये 4 4 जा 16 माइनस 4ab, 4 इंटू ए 1 है हमारा, और सी जो है हमारा 5 है, तो 16 में से जब हम 20 निकालेंगे तो ये -4 आ जाएगा हमारा, तो यो कि ये डी जो है 0 से छोटा। तो यानी कि जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, जहां पे रियल रूट नहीं आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिया, जिसके अंदर बोल रखा है कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसकी साइड ए बी जो है डायमीटर से पास करती है। तो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ए बी सी डी। अब इसके अंदर ए डी सी जो है ये तो 129 डिग्री दिया हुआ है। अब हमसे जो ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बी ए सी ये एंगल हमें निकालना है। तो अब जैसा कि जानते हैं कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 61 डिग्री। कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 51 डिग्री। तो 180 में से 129 निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 51 डिग्री। अच्छा, अब एक चीज और इसके अंदर दो कंसेप्ट लग रहे हैं। इसके अंदर ये कंसेप्ट लग रहा है कि कोई भी सर्कल अगर हम ड्रॉ करें तो उसपे से अगर जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल बनाएगा उसका ये डायमीटर जो है वो कितना होता है, वो हमारा 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा जो एंगल होगा ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो सी हमारा एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कि 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे क्या, 90 डिग्री प्लस 51 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये यहाँ से आ जाएगा 141। तो यानी कि ये 39 डिग्री। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 39 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर दो कंसेप्ट यूज किए गए हैं कि जिसमें एक कंसेप्ट तो है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का जो अपोजिट एंगल होता है वो 180 होते हैं, और दूसरा कंसेप्ट यह है कि एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल बाय डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो ये दो थ्योरम जो है इसके अंदर यूज हुई है। ये दो थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है स्पीड का रेशियो दे रखा है ए और बी का स्पीड का रेशियो है 4:5 का। अब वो क्या कहता है कि स्पीड का रेशियो अगर इतना है तो टाइम का रेशियो जो होता है उल्टा हो जाता है 5:4। जैसा कि हम जानते हैं अगर डिस्टेंस फिक्स हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगा टाइम कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर स्पीड का रेशियो 4:5 दिया तो टाइम इसका उल्टा हो जाता है 5:4। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू ही जो है यहाँ पे कितनी दे रखी है, 20 मिनट, जो ए टाइम ज्यादा ले रहा है बी से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट आ जाएगी, तो इस 5 की वैल्यू 20 गुना हो गई, तो ये कितनी हो गई हमारी 100 मिनट। तो जो ए टाइम ले रहा है वो डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना ले रहा है, 100 मिनट। अब दूसरी कंडीशन वो क्या कहता है कि स्पीड जो है ए अगर दुगनी कर ले, मान ले ए की पहले की स्पीड उसकी 1 थी, अब 2 हो गई स्पीड, तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो फिर उल्टा हो जाएगा 2:1। तो ये जो 2 की वैल्यू है यहाँ पे 100, यानी कि जो टाइम ले रहा था पहले वो 100 मिनट ले रहा था, तो ये कितना गुना हो गया, 50 गुना। तो अब जो वो टाइम लेगा वो कितना लेगा, 1 को 50 से इंटू कर देंगे तो 50 मिनट। हम चाहे तो इसको हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्पीड पहले वो टाइम 50 मिनट ले रहा है और स्पीड को उसने दुगना कर दिया तो टाइम आधा हो जाता है सीधा। तो हम सीधा जो है यहाँ पे 50 मार्क कर सकते थे, लेकिन इसको सॉल्व करा किया ताकि आपको समझाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आशा करता हूँ सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो पोल हैं रोड के दो तरफ अपोजिट साइड पे, अब बीच में जो है लैडर लगा दी गई है इनके। यदि एक लैडर पोल इस साइड के पोल पे अगर टिकाते हैं, उसको पोल की तरफ जो है टिकाते हैं लैडर को, तो पोल से 60 डिग्री का एंगल वो बना रही है। अगर दूसरी साइड अगर पोल पे जो है हम उसको अगेन जो है उसके लगाते हैं तो वो जमीन से 30 डिग्री का जो है एंगल बना रही है। तो अब ये पूछ रहा है क्या है कि इस लैडर की लेंथ 20 मीटर दे दी है और ये चौड़ाई पूछ रहा है, इस रोड की चौड़ाई क्या होगी। तो हम क्या करते हैं कि जहां पे लैडर रखी है वहां से इस चौड़ाई को दो भाग में बांट लेते हैं। पहला वाला भाग D1 मान लेते हैं, दूसरा वाला D2। तो अगर ये 60 डिग्री जो है हमारे को दे रखा है, 60 डिग्री अगर जो है एंगल दे रखा है, तो ये हमारा अगर परपेंडिकुलर है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो अगर इस वाले ट्राइंगल के अंदर हम जो है cos 30 डिग्री लगाएंगे तो cos क्या होता है, बेस कितना दे रखा है D1, और हाइपोटेनियस हमारा लेडर जिसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, √3/2। तो D1/20। तो ये 2 से तो ये 10 बारी में चला गया। अब यहाँ पे हमें साफ दे रखा है कि D1 कितना हो जाएगा, √3
इंटू 10। अब √3 की वैल्यू तो हमें यहाँ पे 1.732 यूज करनी है, तो ये 1.732 इंटू 10 अगर हम बोले तो ये 17.32 मीटर हो गया D1 की दूरी। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें सेकंड वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में कि यहाँ बेस से तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है और ये 90 और ये कितना हो जाएगा 60, तो यानी कि सेम ही हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि D2 जो होगा वो D1 के बराबर ही आएगा। तो जो रोड की जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स D1 बोल सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स 17.32 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 34.64 मीटर जो है रोड की चौड़ाई आ जाएगी। तो जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो ऑप्शन क्या सही होगा, हमारा ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दोबारा से जो है वीडियो पॉज करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा क्वेश्चन इस बार के रेलवे एग्जाम में आपको बिल्कुल ही देखने को जरूर मिलेगा, और अगर आप यहाँ समझ गए तो इसका मतलब आप वो क्वेश्चन पक्का करके ही सही आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 31,600 रुपए पे। टाइम कितना दे रखा है, 1/3 साल, और 9% का जो है ब्याज दर दिया हुआ है जो कि 8 महीने पे लग रहा है। तो सबसे पहले तो टाइम देखो, ये 1/3 दिया है तो हम इसको 4/3 ईयर्स लिख सकते हैं। अगर हम इसको महीने में कन्वर्ट करें तो ये इसको 12 से इंटू करना पड़ेगा, तो यानी कि कितना 16 मंथ का टाइम हो गया। अभी 16 मंथ के अंदर जो है कितने बारी में जो है वो लगेगा, 8 महीने के जो है उस पे गैप पे ये हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये 2 बारी में लगेगा। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ये 9 + 9 इंटू 9/100, तो ये कितना आ गया हमारा 18 + 81/100। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं 18.81। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 31,600 रुपए पे हमें सिंपली जो है 18.81% पे निकालना है। तो ये परसेंटेज हटाएंगे तो 2 साइन चला गया, तो ये 31 यानी कि सॉरी ये कितना हो जाएगा हमारा 316 को जो है हमें 81/100। अब इसकी जो हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3905 समथिंग। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर आ जाएगा 3906, क्योंकि हमें नियरेस्ट में निकालना है। इसके अंदर हमने डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना ही जो है हम इसके अंदर जो है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा सकते हैं। हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स के हिसाब से देखेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3,906 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अगर वो 8 महीने पे लगता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर लिया गया है। मान लेते हैं पहला A1 1 हो गया, दूसरा A1 A+1, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा और ये हो गया 7वां। ये 7 नंबर हो गए कंसेक्यूटिव। अब इसके अंदर जो है पहले 5 नंबर का जो है एवरेज जेड दे रखा है। तो एवरेज जो होती है वो हमेशा सेंटर वैल्यू होती है अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर ये 5 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसकी जो एवरेज आएगी वो क्या आ जाएगी, इसकी सेंटर वैल्यू। तो ये जो जेड दो है सेंटर वैल्यू, तो ये एवरेज जेड जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है A+2। अब ये पूछता क्या है कि हमें लास्ट 3 नंबर का जो है एवरेज निकालना है। तो ये हो गया लास्ट 3 नंबर। अब ये भी जो है ऑड नंबर है तो इसका भी जो है सेंटर वैल्यू ही एवरेज हो जाएगी, तो A+5 ही जो है इसका एवरेज हो जाएगा। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि A+2 की वैल्यू तो जेड दे रखी है, तो इसको हम A+2 + 3 लिख सकते हैं। तो ये A+2 की वैल्यू तो जेड हो गई +3, तो जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा Z+3, जो कि ऑप्शन जो है हमारा सेकंड इसका सही आंसर है Z+3। हम चाहते तो इसके अंदर वैल्यू पुटिंग से या फिर किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से कराने का मकसद जो था वो यही था कि आपको कंसेप्ट समझ में आए एवरेज है क्या, ताकि इससे रिलेटेड या फिर इससे थोड़ा सा स्पिन ऑफ, थोड़ा सा से हटके भी अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप जो है उसको छोड़ के ना आए, उसका आंसर जो है करेक्ट आंसर मार्क करके आए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 12 नंबर दे रखे हैं जो बढ़ते हुए क्रम में लगाए गए हैं। अगर उसके लास्ट 11 नंबर का जो औसत है वो 9 है और पूरे के पूरे 12 नंबर का औसत जो है 11 है, तो हमें सेकंड नंबर बताना है जो कि 66 सही 2/3% ज्यादा है पहले नंबर से। तो इसको हम एलिगेशन की मदद से जो है इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में करेंगे। मान लेते हैं पहला नंबर x हो गया, बाकी के जो 11 नंबर है लास्ट, तो उसका जो नंबर का एवरेज है औसत है वो 9 है। अब 12 के 12 नंबर का औसत क्या है 11, तो ये 11 में से 9 गया तो 2 हो गया। अब जब ये इसमें से माइनस हो रहा है 11 में से, तो इसका मतलब जो ये x होगा ये ज्यादा होगा x 11 से, तो यहाँ x - 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ये एक ही नंबर था, लेकिन यहाँ जो है ये 11 नंबर थे, तो हम इस एलिगेशन की मदद से हम ये कह सकते हैं कि 2/x - 11 जो है बराबर हो जाएगा 1/11 के। तो यहाँ से अगर हम x - 11 ले क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 2 × 11 यानी कि ये 22 + 11, तो यहाँ से x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 33। अब ये जो सेकंड नंबर होगा हमारा, सेकंड नंबर जो है वो क्या है, वो इस 33 से 66 सही 2/3% ज्यादा है। तो सबसे पहले तो ये समझिए ये होता क्या है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 66 को 3 बारी में जाएंगे तो 198, 198 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा 200/3%। तो अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो ये हमारा 2/3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। तो यानी कि अगर 3 पे 2 की बढ़ोतरी, तो इस 3 की वैल्यू तो जो है हमारे को कितनी दे दी है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा सिंपली अगर हम बोले तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 पे 2 का ज्यादा, 2 ज्यादा यानी कि 5/3। तो ये 3 से ये 11 वाली में चला गया 55, तो सेकंड नंबर जो आया वो हमारा 55 हो गया। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है 55। यहाँ पे जो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट नंबर तो 3 दे ही दिया,
है ना, 33 दे दिया, जो कि 3 की वैल्यू यानी 11 गुना। तो अब 2 बढ़कर यानी कि 5, तो 5 को भी 11 से इंटू करेंगे तो 5 55 हो जाएगा 11 से, क्योंकि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से जो है 66 सही 2/3% ज्यादा है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे और दोबारा वीडियो देखेंगे तो इसको आपको समझ में ये जरूर आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें बोलता है कि इसमें कौन सा लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना होता, इसके अंदर जो इनका फ्रैक्शन लिख लेते हैं कि ये 22, 25 और 11/13। ऐसे क्वेश्चन में चाहे लार्जेस्ट पूछे चाहे स्मॉलेस्ट, हमको जो है क्या होता है कि इसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए जाते थे पहले, लेकिन जो है अगर डेटा आसान है तो हम उसमें तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन टफ डेटा के अंदर भी हमारे को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, जो इनका डिफरेंस होता है, कितना हो गया इनका डिफरेंस, यहाँ पे 7 और 6 का डिफरेंस 1, इधर कितना डिफरेंस हो गया 1, इधर यहाँ डिफरेंस कितना हो गया ये इनका ये 3, और इधर डिफरेंस हो गया इनका 2। तो इन डिफरेंस के जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, इन डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब इस एलसीएम को, इस डिफरेंस को बराबर बना लेते हैं। अब इसको बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बराबर बनाने के लिए जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 6 से इंटू, सॉरी यहाँ पे जो है 1 नहीं है, यहाँ पे जो है यहाँ पे 7/9 है, तो इसका जो डिफरेंस आया है वो कितना आया, ये हमारा 2, कितने का डिफरेंस आया 2 का। तो जो है अब जो है हम क्या करेंगे, इनको बराबर बनाने के लिए इसको 3 से इंटू करेंगे, तो इधर भी जो है हम 3 से इंटू कर लेते हैं। इधर 1 है तो इसको हम 6 से इंटू करेंगे, तो इसको 6 से इंटू कर लेते हैं। यहाँ 3 है तो इसको बराबर बनाने के लिए हम इसको 6 बनाने के लिए 2 से इंटू कर देंगे, यहाँ 2 है तो 6 बनाने के लिए हम 3 से इंटू कर देंगे। ये तो 33 हो गया, ये 44 हो गया, ये 36 हो गया, ये 21 हो गया। तो अब इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है, सबसे बड़ा जो हमारा आया है वो आया है ये हमारा 22/25। तो जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन 22/25। और सब अगर हम छोटे की पूछे तो ये छोटा हमारा ये है 7/9, तो स्मॉलेस्ट आ जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो ऑप्शन 4 से हो जाता 7/9। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें जो है यही अप्रोच लेके अटेम्प्ट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी ने 2 आर्टिकल ए और बी को जो है कुल मिलाकर 2312 रुपए में खरीदा। यदि वो आर्टिकल ए को जो है 16% के हानि पे बेच दे और आर्टिकल बी को जो है 20% के लाभ पे बेच दे और दोनों का सेलिंग प्राइस जो है बराबर कर दे, तो इनके डिफरेंस क्या होगा कॉस्ट प्राइस का, वो हमें बताना है। तो मान लेते हैं क्या, यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी, यहाँ आ जाता है इनका कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है कि 16% का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, ये रहता है हमारा 4/25, और जो 20% होता है वो कितना हो जाता है, वो 1/5। अब ये कैसे आया ये आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि ये मैं बहुत बार जो है अपने इस सीरीज में बता चुका हूँ परसेंटेज निकालना का। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ए को जो है लॉस पे बेचा गया 16%, तो अगर 25 की चीज है 4 के लॉस यानी 21 पे बिकी होगी। अब जो आर्टिकल जो बी है, आर्टिकल जो है यहाँ जो है मैंने थोड़ा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इधर कर दिया, ए भी इधर कर दिया। तो जो आर्टिकल बी है वो 5 की चीज जो है 6 पे बेची होगी। अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस बराबर करना है, तो 21 और 6 का जो है एलसीएम होगा कितना 42। तो इसको 42 बनाने के लिए जो है हम 2 से इंटू कर लेंगे, और इसके 6 को 42 बनाने के लिए हम यहाँ 7 से इंटू कर लेंगे। तो ये हमारा 50 हो जाएगा, ये 42, ये 35 और ये कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ पे जो दे रखा है क्या, इस 50 प्लस 35 यानी कि इस 85 की वैल्यू जो कॉस्ट प्राइस है वही हमको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 2312 रुपए। तो ये कितने गुना, ये 27.2 टाइम्स हो गए। अब यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है कितना है, ये 15 यूनिट। इस 15 यूनिट की ही वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 27.2 है तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा 15 7 105 और 30 3 108, तो ये 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा 40 और 1 डिजिट के बाद है तो ये 408। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 408। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करूंगा आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर जो 13.5 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट जो है 681.75 रुपए दे रखी है। तो 13.5 kg की जो कीमत दे रखी है वो 681.75 दे रखी है। तो 12 kg का क्या हो जाएगा, तो ये 681.75। अब यहाँ जो है हम 13.5 से डिवाइड कर देंगे और 12 से इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे जो है हमें जो आंसर निकालना है वो कैलकुलेट नहीं करना है, हमें यहाँ पे हमें सीधा सीधा जो है हम यहाँ पे मल्टीपल देखेंगे। अब यहाँ पे तो देख लेते हैं, ऊपर नीचे 4 से तो कोई नहीं कटा, ऊपर नीचे जो है 4 से कुछ नहीं कटेगा, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा उसके अंदर 4 का फैक्टर तो होगा ही होगा, या 4 का मल्टीपल। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं जो 4 का मल्टीपल हो। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ही एक है जो 4 का मल्टीपल है। तो उसका सही आंसर तो आ जाएगा 612। अब यहाँ पे जो है 4 का मल्टीपल मिलना एग्जाम के अंदर थोड़ा रेयर होता है। ये क्वेश्चन है थोड़ा आसान बनाने के लिए, हाँ एग्जामिनर ने 4 का मल्टीपल डाल दिया। एक्चुअल में प्राइम नंबर का ही मल्टीपल जो है हमेशा एग्जामिनर जो है डालता है, और वही हमें पूछना होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आसान था, इसलिए हमने जो है इसको बाय ऑप्शन जो है 4 का मल्टीपल देख के सही कम टाइम में सही आंसर टिक कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 55,800 रुपए का कुछ हिस्सा जो है स्कीम ए में 2 साल के लिए 20% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा दिया जाता है।
बाकी बचा हुआ जो पैसा है उसका स्कीम बी पे जो है 20% प्रति वर्ष के लिए जो है साधारण ब्याज पे 4 साल के लिए लगा दिया जाता है। यदि दोनों का जो है इंटरेस्ट ब्याज जो है बराबर हो तो हमें स्कीम 1A में जो है स्कीम ए में कितना पैसा लगाया वो हमें निकालना है। मान लेते हैं स्कीम ए में जो पैसा लगा वो ए लगा और स्कीम बी में जो पैसा लगा वो बी लगा। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि बराबर दे रखा है हमारे सिंपल इंटरेस्ट के। अब यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि 20% अगर हम देखें 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। अब 5 की जो चीज है एक ब्याज लग के 6 पे हो गई। तो अब ये 2 साल के लिए लगी है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा जो होता है ब्याज का ब्याज लगता है। तो ये कितना हो गया इसका स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 2 साल के लिए। तो कोई 25 की चीज जो है ब्याज लग के 36 पे हो गई तो इसका ब्याज कितना लगा? 11। तो यानी कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ ब्याज की बात हो रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज जो है बराबर हो गया साधारण इंटरेस्ट के ब्याज के, सिंपल इंटरेस्ट के। तो सिर्फ ब्याज देखें ए अमाउंट के ऊपर तो कितना लगा? 11। कितना लगा? 11 किस पे? 25। तो ये तो हो गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 11/25 ए का। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो बी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी 20% और 4 साल लगा दिया और नीचे 100 हमारा आ गया। तो ये 20 से ये 5 बारी में चला गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये B × 4/5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 5 से तो ये 5 बारी में चला गया। तो A/B का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20। ये 5 जो है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 11 जो है नीचे आ गया। तो A/B का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 20/11। इनका जो सम है यानी 31 यूनिट की ही वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है? 55,800। तो ये कितने गुना है? यहाँ से ये साफ दिख रहा है कि यहाँ से 1800 टाइम्स है। तो हमें स्कीम ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये 20 में अगर हम 1800 इंटू कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 36,000। यही इसका सही आंसर है। तो जो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हुआ 36,000। था ना मजेदार क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। CBT 2 लेवल का क्वेश्चन था रेलवे के अंदर और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन किसी और एग्जाम में नहीं आ सकता। रेलवे के किसी एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि क्लास 10th 11th 12th में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं वो 384 256 और 480 दे रखे हैं। अब इन स्टूडेंट्स को जो है ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया कर दिया जाता है, ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी ग्रुप पे जो है दूसरे क्लास के स्टूडेंट जो है उसके अंदर ना हो। यानी हर ग्रुप के अंदर जो है एक ही क्लास के एक ही ग्रेड के बच्चे हों। तो ऐसे कितने ग्रुप जो है बनाने पड़ेंगे जो कि किसी मतलब इतने हो कि कोई भी जो है सभी ग्रुप के अंदर सेम नंबर के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट रह ना जाए। तो जब भी मिनिमम नंबर बोला जाए तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इन नंबर का। किसका? 384 का, 256 और 480 का। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा? तो हम ऐसे क्वेश्चन को बाय ऑप्शन जो है करते हैं। अब बाय ऑप्शन कैसे करेंगे? तो जो भी ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन जो है इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता होगा। तो अगर 5 को देखें 35 तो 35 384 को तो वैसे डिवाइड नहीं करता, ये तो होगा नहीं। अगर हम 32 देखें, 32 जो है इन तीनों को डिवाइड करता है। उससे पहले हम ऑप्शन 4 देख लेते हैं 30। अगर हम 30 देखें तो 30 जो है 384 को डिवाइड नहीं करेगा कंप्लीटली, रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये होगा नहीं। अब 36 जो है इन सबको डिवाइड कर लेगा। लेकिन अगर 36 को हम 256 से देखेंगे, 256 से डिवाइड करके, तो अगर हम 36 में 6 से गुना करने पे ही यूनिट डिजिट 6 आती है। तो जब हम 36 को 6 से इंटू कर रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जा रहा है? 6 6 36 और 18 216। तो 256 तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये 36 से भी नहीं जाएगा। तो जो ऑप्शन बचा ओनली क्या? 32, जो ये सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 32। आप चाहें तो इसके सारे 384 256 और 480 को 32 से डिवाइड कर सकते हैं, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जो है हमेशा जो है बाय ऑप्शन जो है इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा करना पसंद करेंगे क्योंकि ये कम टाइम में हो जाएगा। ये था वीडियो का दी एंड। आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन अच्छे लगे होंगे और टिप्स एंड ट्रिक के साथ थे। कम से कम टाइम के अंदर जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो हम पेन फ्री यानी कि विदाउट पेन करने थे लेकिन समझाने के लिए लिखे गए। तो आप जो है एग्जाम के अंदर अभी तो प्रैक्टिस करते समय उसको लिखे, लेकिन एग्जाम के अंदर जो है उसको बिना पेन यानी कि कैलकुलेशन पास से पास करिए। तो अगर सोल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एग्जाम बाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि और भी मजेदार वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।